हेलो दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो 2500 साल पहले लिखी गई थी, पर आज भी उतनी ही फ्रेश और पावरफुल है। जितनी प्रासंगिक आज है, उतनी ही तब थी जब इसे लिखा गया। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ वॉर और इसके लेखक हैं सुन त्सू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये किताब दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली मिलिट्री स्ट्रैटेजी बुक्स में से एक है? नेपोलियन से लेकर जनरल पैटन तक, माओ त्से तुंग से लेकर जनरल श्वार्ज़कॉफ तक, हर महान जनरल ने इस किताब का अध्ययन किया। स्टीव जॉब्स से लेकर बिल गेट्स तक, हर सफल बिजनेसमैन ने इसकी स्ट्रैटेजीज को बिजनेस में अप्लाई किया। पर यह किताब सिर्फ युद्ध के लिए नहीं है, ये जिंदगी की हर जंग जीतने का मंत्र है। आज के समय में हम सब किसी न किसी जंग में हैं। स्टूडेंट्स हैं तो कंपटीशन की जंग में, एग्जाम्स, एडमिशंस, करियर की चुनौतियां। कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स की जंग में, प्रमोशंस, अप्रेजल्स, राइवलरीज। एंटरप्रेन्योर्स हैं तो बिजनेस की जंग में, कंपटीशन, मार्केट शेयर, कस्टमर एक्विजिशन। और आम इंसान हैं तो जिंदगी की जंग में, परिवार, रिश्ते, पैसे, सम्मान। सुन त्सू कहते हैं, युद्ध जीतने का सबसे अच्छा तरीका है बिना लड़े जीतना। ये बात सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र के लिए सच है। इस किताब में 13 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर युद्ध के किसी न किसी पहलू पर बात करता है। प्लानिंग से लेकर पोजिशनिंग तक, अटैक से लेकर डिफेंस तक, लीडरशिप से लेकर स्ट्रैटेजी तक। इस ऑडियो बुक में हम इन 13 चैप्टर्स को गहराई से समझेंगे। हर चैप्टर के मुख्य सिद्धांतों को जानेंगे, उनके पीछे की एंशिएंट विजडम को समझेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, इन सब को आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे अप्लाई करें, ये सीखेंगे। चाहे आप बिजनेस में कंपटीशन से जूझ रहे हों, ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसे हों या अपनी पर्सनल लाइफ में किसी चुनौती का सामना कर रहे हों, सुन त्सू की ये स्ट्रैटेजीज आपके काम आएंगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, पानी पी लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि ये लंबा सफर है, 2 घंटे से ज्यादा का सफर। पर वादा है, इस सफर के बाद आपके पास ऐसी स्ट्रैटेजीज होंगी जिनसे आप जिंदगी की हर जंग जीत सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, लेइंग प्लान्स, युद्ध की नींव। चैप्टर 1, लेइंग प्लान्स, युद्ध की नींव। सुन त्सू अपनी किताब की शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट से करते हैं। वो कहते हैं, युद्ध एक राज्य के लिए सबसे बड़ा मामला है। ये जीवन और मृत्यु का सवाल है, यह अस्तित्व और विनाश का रास्ता है, इसलिए इसे बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। यानी अगर तुम किसी भी जंग में उतर रहे हो, चाहे वो बिजनेस की हो, करियर की हो या पर्सनल लाइफ की, तो पहले ठीक से प्लानिंग करो। बिना प्लानिंग के जंग में उतरना अपनी हार खुद बुलाना है। सुन त्सू कहते हैं कि युद्ध से पहले 5 चीजों का आकलन करना चाहिए। पहला, द वे, मार्ग, लोगों का ट्रस्ट और विजन। क्या तुम्हारे लोग तुम पर विश्वास करते हैं? क्या तुम्हारी विजन क्लियर है? दूसरा, हेवन, आकाश, समय और मौसम। सही टाइम पर सही कदम उठाना। मार्केट की कंडीशंस कैसी हैं? इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है? तीसरा, अर्थ, पृथ्वी, स्थिति और टरेन। तुम कहां खड़े हो? तुम्हारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं? कंपटीशन कहां है? चौथा, द जनरल, सेनापति, लीडरशिप की क्वालिटीज। तुम कैसे लीडर हो? तुम में विजडम, ट्रस्ट, करेज, डिसिप्लिन कितना है? पांचवा, लॉ, कानून, ऑर्गेनाइजेशन और डिसिप्लिन। तुम्हारी टीम कितनी ऑर्गेनाइज्ड है? प्रोसेसेस कितने स्ट्रांग है? सुन त्सू का पहला चैप्टर हमें यही सिखाता है, बिना प्लानिंग के जंग में मत उतरो। पहले ठीक से प्लान करो, फिर एक्शन लो। मॉडर्न एप्लीकेशन, इसे आज के बिजनेस वर्ल्ड में अप्लाई करो। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले तुम्हें ये 5 चीजें एनालाइज करनी होंगी। वे, तुम्हारा विजन क्या है? तुम क्यों ये बिजनेस कर रहे हो? तुम्हारी टीम को तुम पर ट्रस्ट है? हेवन, मार्केट की कंडीशंस कैसी हैं? ये सही टाइम है? इकोनॉमी कैसी है? अर्थ, तुम्हारी जगह क्या है? कंपटीशन कहां है? तुम्हारी यूएसपी क्या है? जनरल, तुम कैसे लीडर हो? क्या तुम इस बिजनेस को चला सकते हो? लॉ, तुम्हारी टीम कितनी ऑर्गेनाइज्ड है? प्रोसेसेस कितने स्ट्रांग है? भारतीय संदर्भ में हमारे यहां चाणक्य ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। उन्होंने कहा, किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करो। जल्दबाजी में लिया गया फैसला विनाश लाता है।
आज के टाइम में देखो, जो स्टार्टअप्स बिना प्लानिंग के शुरू होते हैं वो 2 साल में बंद हो जाते हैं, जो ठीक से प्लान करते हैं वो सालों चलते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। किसी भी नए प्रोजेक्ट से पहले इन 5 एलिमेंट्स का एनालिसिस करो। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझो, कंपटीशन का अच्छी तरह स्टडी करो, टाइमिंग का ध्यान रखो, क्या ये सही समय है, टीम को अपने विजन के साथ अलाइन करो। सुन त्सू का पहला चैप्टर हमें यही सिखाता है, बिना प्लानिंग के जंग में मत उतरो, पहले ठीक से प्लान करो फिर एक्शन लो। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। आप अपनी लाइफ की किस जंग में अभी हैं? आपने उसके लिए कितनी प्लानिंग की है? क्या आपने इन 5 एलिमेंट्स पर विचार किया है? चैप्टर 2, वेजिंग वॉर, युद्ध का संचालन। दूसरे चैप्टर में सुन त्सू बात करते हैं युद्ध लड़ने के तरीके पर। उनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, युद्ध को लंबा मत खींचो, जितनी जल्दी खत्म करो उतना अच्छा। सुन त्सू कहते हैं युद्ध को लंबा खींचना किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता। लंबा युद्ध रिसोर्सेज खत्म कर देता है, सेना थका देता है और दुश्मन को मौका देता है। वो कहते हैं कि तेजी से जीतना चाहिए, धीरे धीरे लड़ने से सिर्फ नुकसान है। संसाधनों की बात। सुन त्सू बताते हैं कि युद्ध में रिसोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पैसा, हथियार, सैनिक, खाना, ये सब लिमिटेड होते हैं। लंबा युद्ध इन्हें खत्म कर देता है, इसीलिए तेजी से जीतना जरूरी है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, हर युद्ध की कीमत होती है, वो कीमत चुकानी पड़ती है, पर अगर युद्ध लंबा खींचे तो कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। मॉडर्न एप्लीकेशन। बिजनेस में ये कितना सच है। कोई भी बिजनेस शुरू करो, पहले पैसा लगता है, मेहनत लगती है, समय लगता है। अगर बिजनेस जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं होता तो रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं और बिजनेस बंद। स्टार्टअप वर्ल्ड में ये बहुत कॉमन है। जो स्टार्टअप्स जल्दी से मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाते वो 1-2 साल में बंद हो जाते हैं। जो तेजी से ग्रो करते हैं वो सरवाइव करते हैं। स्पीड का महत्व। sun tzu कहते हैं, गति ही युद्ध का सार है। तूफान की तरह तेज आओ और जीतकर वापस चले जाओ। ये बात आज के टाइम में और भी ज्यादा सच है। मार्केट तेजी से बदलता है, टेक्नोलॉजी तेजी से बदलती है, कस्टमर प्रेफरेंसेस तेजी से बदलते हैं। अगर तुम धीरे चलोगे तो कंपटीशन तुम्हें पीछे छोड़ देगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हमारे इतिहास में देखो, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध सालों चला, किसी को फायदा नहीं हुआ, दोनों के रिसोर्सेज खत्म हुए। लंबे युद्ध का यही नतीजा होता है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखो, 2 कंपनीज के बीच प्राइस वॉर सालों चलती है, दोनों को नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं। प्रैक्टिकल टिप्स। जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करो, उसे जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करो। रिसोर्सेज को समझदारी से यूज करो। ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, इसका हमेशा ध्यान रखो। स्पीड और क्वालिटी के बीच बैलेंस बनाओ। जीतने के बाद जश्न मनाओ, पर अगली जंग की तैयारी भी करो। sun tzu का दूसरा चैप्टर हमें यही सिखाता है, तेजी से जीतो, युद्ध को लंबा मत खींचो। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। आप अपने काम में कितनी स्पीड रखते हैं? क्या आप किसी प्रोजेक्ट को अनावश्यक रूप से लंबा खींच रहे हैं? आपके रिसोर्सेज कितने हैं और आप उन्हें कैसे यूज कर रहे हैं? चैप्टर 3, अटैक बाय स्ट्रेटेजिम, चालाकी से हमला। तीसरा चैप्टर सबसे फेमस है। इसमें sun tzu ने अपना सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिया है, बिना लड़े जीतना सबसे अच्छी जीत है। sun tzu कहते हैं, युद्ध जीतने के 5 तरीके होते हैं। सबसे अच्छा है दुश्मन की योजनाओं को नष्ट कर देना। दूसरा है उसके अलायंसेस तोड़ देना। तीसरा है उसकी सेना पर हमला करना। चौथा है उसके किलों पर हमला करना। पांचवा और सबसे बुरा है खुली लड़ाई लड़ना। यानी पहले स्ट्रैटेजी से जीतने की कोशिश करो, अगर ना हो तो डिप्लोमेसी से, अगर वो भी ना हो तो अटैक करो, लेकिन खुली लड़ाई सबसे आखिरी ऑप्शन होनी चाहिए। बिना लड़े जीतने के तरीके। sun tzu कहते हैं, सबसे अच्छा जनरल वो है जो बिना लड़े जीत जाए। ये कैसे पॉसिबल है? दुश्मन को कंफ्यूज करके, उसे लगे कि तुम कुछ और कर रहे हो जबकि तुम कुछ और। उसकी सप्लाई लाइंस काटकर, उसे कमजोर करके, उसके अलाइज को उससे दूर करके, उसे ऐसी जगह फंसाकर जहां से निकलना मुश्किल हो। सबसे बड़ी जीत। sun tzu कहते हैं, 100 बार लड़कर 100 बार जीतना सबसे अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा है बिना लड़े दुश्मन को हरा देना। ये बहुत गहरी बात है। मतलब ये कि असली ताकत दिखाने में नहीं है। असली ताकत है इतना पावरफुल होना कि दुश्मन लड़ने की सोचे ही नहीं। मॉडर्न एप्लीकेशन।
बिजनेस में इसके कितने एग्जाम्पल्स हैं। जब कोका कोला और पेप्सी आपस में लड़ते हैं तो दोनों का नुकसान होता है। दोनों बिलियंस खर्च करते हैं एडवर्टाइजिंग में, प्राइस वॉर्स में, पर जब दोनों लड़ रहे होते हैं तो कोई तीसरी कंपनी चुपचाप में मार्केट में आ जाती है। एप्पल ने क्या किया? उसने सीधे माइक्रोसॉफ्ट से नहीं लड़ा, उसने अपनी खुद की दुनिया बनाई, इकोसिस्टम बनाया जहां उसकी मोनोपोली है। आज आईफोन यूजर्स शायद ही कभी एंड्रॉयड पर स्विच करते हैं। Amazon ने क्या किया? उसने सीधे वॉलमार्ट से नहीं लड़ा, उसने ई कॉमर्स की दुनिया बनाई जहां वो किंग है। वॉलमार्ट अब भी पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट, चाणक्य ने यही किया। उन्होंने सीधे धनानंद से नहीं लड़ा, उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, अलायंसेस बनाए, चंद्रगुप्त को तैयार किया और धीरे धीरे नंद साम्राज्य को कमजोर किया। बिना खुली लड़ाई के जीत गए। महात्मा गांधी ने भी यही किया। उन्होंने अंग्रेजों से खुली लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा, बॉयकॉट जैसे हथियार यूज किए और आखिर में जीत गए। प्रैक्टिकल टिप्स: किसी से सीधी लड़ाई में मत उतरो। पहले देखो क्या बिना लड़े जीत सकते हो। दुश्मन की कमजोरियों को समझो, उन पर अटैक करो। अपनी ताकत ऐसी बनाओ कि दुश्मन लड़ने की सोचे ही नहीं। स्ट्रैटेजी से काम लो, ताकत से नहीं। खुली लड़ाई हमेशा आखिरी ऑप्शन होनी चाहिए। सन त्सू का तीसरा चैप्टर हमें यही सिखाता है, बिना लड़े जीतना सबसे बड़ी जीत है। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस: आप अपनी लाइफ में किन जंगों में हैं? क्या आप सीधी लड़ाई में उतर रहे हैं या स्ट्रैटेजी से काम ले रहे हैं? बिना लड़े जीतने का कोई तरीका हो सकता है? चैप्टर 4 में सन त्सू बात करते हैं पोजीशनिंग के बारे में। वो कहते हैं, पहले खुद को अजेय बनाओ, फिर दुश्मन की कमजोरी का इंतजार करो। यानी सबसे पहले अपनी स्थिति मजबूत करो, अपनी डिफेंस ऐसी बनाओ कि कोई तुम्हें हरा ना सके। फिर देखो कि दुश्मन कब गलती करता है और उस पर अटैक करो। खुद को अजेय बनाना। सन त्सू कहते हैं, जीत तो अपने आप मिलती है, पर हार से बचना तुम्हारे हाथ में है। मतलब तुम हार को रोक सकते हो, लेकिन जीत की गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि वो दुश्मन पर भी निर्भर करती है। तो सबसे पहले अपनी डिफेंस मजबूत करो, अपनी कमजोरियों को दूर करो, अपनी ताकत बढ़ाओ, ऐसी पोजीशन बनाओ कि कोई तुम्हें हरा ना सके। दुश्मन की कमजोरी का इंतजार करो। फिर दुश्मन की कमजोरी का इंतजार करो। जब वो गलती करे तब अटैक करो। जल्दबाजी मत करो। जब तक सही मौका ना मिले अटैक मत करो। सन त्सू कहते हैं, अच्छा योद्धा वो है जो पहले जीत की स्थिति बनाता है और फिर युद्ध करता है। बुरा योद्धा पहले युद्ध करता है और फिर जीत की उम्मीद करता है। मॉडर्न एप्लीकेशन: बिजनेस में देखो, कोई भी सक्सेसफुल कंपनी पहले अपनी नींव मजबूत करती है। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, स्ट्रॉन्ग टीम, स्ट्रॉन्ग प्रोसेसेस, फिर मार्केट में उतरती है। Amazon ने सालों तक लॉस उठाया पर अपनी लॉजिस्टिक्स मजबूत की। आज उसकी डिलीवरी सिस्टम दुनिया में सबसे अच्छी है, इसलिए वो मार्केट में अजेय है। एप्पल ने अपना इकोसिस्टम मजबूत किया। आईफोन, आईपैड, मैक सब आपस में कनेक्टेड है। एक बार इस इकोसिस्टम में आ गए तो निकलना मुश्किल है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पहले तैयार किया, शिक्षा दी, ट्रेनिंग दी, सेना बनाई, फिर नंदों पर अटैक किया। पहले खुद को मजबूत किया, फिर युद्ध किया। आज के समय में जो स्टार्टअप्स पहले अपना प्रोडक्ट मजबूत करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, जो जल्दबाजी में लॉन्च कर देते हैं वो फेल हो जाते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स: पहले अपनी नींव मजबूत करो, अपनी स्किल्स, अपनी टीम, अपने रिसोर्सेज। अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें दूर करो। जल्दबाजी में अटैक मत करो, सही मौके का इंतजार करो। दुश्मन की गलतियों का फायदा उठाओ। डिफेंस पर फोकस करो, अटैक पर नहीं। जब डिफेंस मजबूत होगी, अटैक अपने आप सक्सेसफुल होगा। सन त्सू का चौथा चैप्टर हमें यही सिखाता है, पहले खुद को अजेय बनाओ, फिर दुश्मन की कमजोरी का इंतजार करो। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस: आपकी अपनी स्थिति कितनी मजबूत है? आप अपनी कमजोरियों को कितनी अच्छी तरह जानते हैं? क्या आप जल्दबाजी में अटैक करते हैं या सही मौके का इंतजार करते हैं? चैप्टर 5 एनर्जी, ऊर्जा। 5वें चैप्टर में सन त्सू बात करते हैं एनर्जी और मोमेंटम के बारे में। वो कहते हैं, जब तुम बड़ी सेना को कमांड करते हो तो ये एक छोटी सेना को कमांड करने जैसा ही है, बस ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन सही होनी चाहिए। यानी साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी सेना भी अगर ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं है तो बेकार है। छोटी सेना भी अगर ठीक से ऑर्गेनाइज्ड है तो बड़ी सेना को हरा सकती है। मोमेंटम का महत्व: सन त्सू कहते हैं, जब कोई पत्थर तेजी से गिरता है तो उसमें बहुत एनर्जी होती है, यही मोमेंटम है। अपनी सेना में ऐसी मोमेंटम पैदा करो कि दुश्मन रोक न सके।
वो कहते हैं कि युद्ध में मोमेंटम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी सेना में मोमेंटम है तो वो किसी भी दुश्मन को हरा सकती है। अगर मोमेंटम नहीं है तो बड़ी सेना भी हार सकती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्टिक्स। सन त्जू दो तरह की टैक्टिक्स की बात करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्टिक्स वो है जो दुश्मन को दिखती है, इनडायरेक्ट टैक्टिक्स वो है जो छुपी होती हैं। वो कहते हैं डायरेक्ट टैक्टिक्स से लड़ो, इनडायरेक्ट टैक्टिक्स से जीतो। मतलब दुश्मन को दिखाओ कि तुम यहां से अटैक कर रहे हो जबकि तुम कहीं और से अटैक कर रहे हो। मॉडर्न एप्लीकेशन। बिजनेस में ये बहुत कॉमन है। कोई कंपनी दिखाती है कि वो एक प्रोडक्ट पर फोकस कर रही है जबकि वो दूसरे प्रोडक्ट को सीक्रेटली डेवलप कर रही है। एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया, तब तक किसी को पता नहीं था। सबको लगा वो अपने आईपॉड पर काम कर रहे हैं। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार पर काम किया जबकि पूरी दुनिया पेट्रोल कार्स में लगी थी। उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्टिक यूज की। बिजनेस में मोमेंटम। जब कोई बिजनेस मोमेंटम पकड़ लेता है तो उसे रोकना मुश्किल होता है। Amazon ने ई कॉमर्स में मोमेंटम पकड़ ली, आज कोई उसे रोक नहीं सकता। गूगल ने सर्च में मोमेंटम पकड़ ली, आज भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मोमेंटम बनाने के लिए चाहिए कंसिस्टेंसी, इनोवेशन और एग्जीक्यूशन। रुको मत, चलते रहो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। क्रिकेट में देखो, जब कोई बैट्समैन फॉर्म में होता है तो वो लगातार रन्स बनाता है। यही मोमेंटम है। एक बार मोमेंटम आ जाए तो कोई गेंदबाज रोक नहीं सकता। बिजनेस में भी ऐसा ही। जब कोई कंपनी ग्रोथ कर रही होती है तो इन्वेस्टर्स उसमें पैसा लगाते हैं, कस्टमर्स उससे खरीदते हैं, एम्प्लॉयज उसमें काम करना चाहते हैं। ये मोमेंटम बनता है। प्रैक्टिकल टिप्स। 1. अपनी टीम में मोमेंटम बनाओ, उन्हें मोटिवेट करो, उन्हें इंस्पायर करो। 2. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्टिक्स दोनों यूज करो। 3. दुश्मन को कंफ्यूज करो, उसे लगे कि तुम कुछ और कर रहे हो जबकि तुम कुछ और। 4. मोमेंटम बनाने पर फोकस करो, जब मोमेंटम आएगी जीत अपने आप आएगी। 5. रुको मत, लगातार आगे बढ़ो। सन त्जू का 5वां चैप्टर हमें यही सिखाता है। मोमेंटम और एनर्जी से युद्ध जीता जाता है, ऑर्गेनाइजेशन और सरप्राइज से। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। आप अपने काम में कितनी मोमेंटम बना पा रहे हैं? क्या आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्टिक्स का सही यूज कर रहे हैं? आपकी टीम कितनी ऑर्गेनाइज्ड है? छठे चैप्टर में sun tzu बात करते हैं वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की। वो कहते हैं दुश्मन की कमजोरियों पर हमला करो, अपनी कमजोरियों को छुपाओ। अपनी ताकत दिखाओ, दुश्मन की ताकत को इग्नोर करो। ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि जीत का राज है दुश्मन की कमजोरी पर हमला करना और अपनी कमजोरी को छुपाना। दुश्मन की कमजोरी कैसे ढूंढे? sun tzu कहते हैं कि दुश्मन को देखो, उसकी हरकतों को देखो, उसकी तैयारियों को देखो, उसकी कमजोरियां खुद दिख जाएंगी। वो कहते हैं कि अगर दुश्मन तैयार है तो उस पर हमला मत करो, अगर वो मजबूत है तो उससे बचो, उसकी कमजोरी का इंतजार करो। अपनी कमजोरी छुपाना उतना ही इंपॉर्टेंट है। अपनी कमजोरी छुपाना। दुश्मन को यह पता नहीं होना चाहिए कि तुम कहां कमजोर हो। अगर उसे पता चल गया तो वो वहीं पर हमला करेगा। sun tzu कहते हैं अपनी ताकत दिखाओ, अपनी कमजोरी छुपाओ। ऐसा दिखाओ कि तुम जहां हो वहां नहीं हो और जहां नहीं हो वहां हो। यानी दुश्मन को कंफ्यूज करो, उसे कभी पता नहीं होना चाहिए कि तुम असल में क्या कर रहे हो। अटैक और डिफेंस। sun tzu कहते हैं अगर तुम जानते हो कि दुश्मन कहां कमजोर है तो वहां अटैक करो, अगर तुम जानते हो कि तुम कहां कमजोर हो तो वहां डिफेंस करो। यानी अटैक और डिफेंस दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अटैक वहां करो जहां दुश्मन कमजोर हो, डिफेंस वहां करो जहां तुम कमजोर हो। मॉडर्न एप्लीकेशन। बिजनेस में इसके हजारों एग्जाम्पल्स हैं। जब पेप्सी ने देखा कि कोका कोला की कमजोरी यूथ में है तो उन्होंने यूथ पर फोकस किया, माइकल जॉर्डन को एड में लिया, पेप्सी जनरेशन बनाया। जब एप्पल ने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट की कमजोरी डिजाइन में है तो उन्होंने डिजाइन पर फोकस किया, बेहतर डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स बनाए और जीत गए। जब Amazon ने देखा कि वॉलमार्ट की कमजोरी ऑनलाइन में है तो उन्होंने ऑनलाइन पर फोकस किया। आज Amazon दुनिया की सबसे बड़ी रिटेलर है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हमारे यहां भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। महाराणा प्रताप जानते थे कि अकबर की सेना मैदान में मजबूत है, इसलिए उन्होंने पहाड़ियों में डिफेंस की, घाटी में उतरकर नहीं लड़े। चाणक्य जानते थे कि नंदों की कमजोरी उनका अत्याचार है, इसलिए उन्होंने जनता को साथ लिया और जीत गए। आज के बिजनेस में भी देखो, रिलायंस जियो ने देखा कि दूसरी कंपनीज की कमजोरी है हाई प्राइसेस, उन्होंने चीप डेटा दिया और पूरा मार्केट अपना बना लिया। प्रैक्टिकल टिप्स। दुश्मन का स्टडी करो, उसकी कमजोरियां ढूंढो, अपनी कमजोरियां छुपाओ, उन्हें सुधारो।
जहां तुम मजबूत हो वहां अटैक करो, जहां तुम कमजोर हो वहां डिफेंस करो। दुश्मन को कंफ्यूज रखो, उसे कभी पता नहीं होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। सुन त्जू का छठा चैप्टर हमें यही सिखाता है, दुश्मन की कमजोरी पर हमला करो, अपनी कमजोरी छुपाओ। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। क्या आप जानते हैं कि आपके कंपटीशन की कमजोरियां क्या हैं? क्या आप अपनी कमजोरियां छुपा पा रहे हैं? क्या आप वहां अटैक कर रहे हैं जहां आप मजबूत हैं? चैप्टर 7 मनूवरिंग युद्धाभ्यास। 7वें चैप्टर में सुन त्जू बात करते हैं मनूवरिंग की, यानी सेना को मूव करने की कला। वो कहते हैं युद्ध में सबसे मुश्किल काम है सीधे रास्ते को टेढ़ा बनाना और टेढ़े रास्ते को सीधा। मतलब दुश्मन को कंफ्यूज करना, उसे लगे कि तुम एक रास्ते से आ रहे हो जबकि तुम दूसरे रास्ते से आ रहे हो। दूरी और समय। सुन त्जू कहते हैं युद्ध में दूरी और समय का बहुत महत्व है। अगर तुम जल्दी पहुंच जाओ तो दुश्मन तैयार नहीं होगा, अगर देर से पहुंचोगे तो दुश्मन तैयार हो जाएगा। इसलिए स्पीड और टाइमिंग पर ध्यान दो। सही टाइम पर सही जगह पहुंचना ही जीत की कुंजी है। फायदा और नुकसान। सुन त्जू कहते हैं हर मनूवर का फायदा भी है और नुकसान भी। जो जनरल इन दोनों को समझता है वही जीतता है। मतलब हर कदम के पहले सोचो, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, तभी कदम उठाओ। मॉडर्न एप्लीकेशन। बिजनेस में मनूवरिंग का मतलब है सही टाइम पर सही डिसीजन लेना। Amazon ने सही टाइम पर ई-कॉमर्स में कदम रखा। जब इंटरनेट आ रहा था, लोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए तैयार हो रहे थे, Amazon ने वो अपॉर्चुनिटी पकड़ी। नेटफ्लिक्स ने सही टाइम पर डीवीडी रेंटल से स्ट्रीमिंग में शिफ्ट किया। अगर वो 2 साल लेट होते तो डिज्नी प्लस या Amazon प्राइम उनसे आगे निकल जाते। टाइमिंग का महत्व। बिजनेस में टाइमिंग सब कुछ है। सही टाइम पर लॉन्च करो तो सक्सेस मिलती है, गलत टाइम पर लॉन्च करो तो फेलियर। कितने स्टार्टअप्स ने सही आइडिया के बावजूद गलत टाइमिंग की वजह से फेलियर झेला? बहुत सारे। और कितनों ने सही टाइमिंग की वजह से सक्सेस पाई? वो भी बहुत सारे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हमारे यहां भी मनूवरिंग के कितने एग्जाम्पल्स हैं। महाराणा प्रताप ने अकबर की बड़ी सेना के सामने गुरिल्ला वॉरफेयर अपनाई। कभी यहां अटैक, कभी वहां, कभी दिखते कभी गायब। इस मनूवरिंग ने अकबर को परेशान कर दिया। आज के बिजनेस में भी देखो, ओला और उबर की लड़ाई में टाइमिंग ने बहुत रोल प्ले किया। ओला ने सही टाइम पर इंडियन मार्केट में एंट्री की और आज मार्केट लीडर है। प्रैक्टिकल टिप्स। टाइमिंग का ध्यान रखो, सही टाइम पर सही कदम उठाओ। दुश्मन को कंफ्यूज रखो, उसे लगे कि तुम एक जगह हो जबकि तुम दूसरी जगह। हर मनूवर के फायदे और नुकसान को समझो। स्पीड महत्वपूर्ण है पर जल्दबाजी नहीं। सही समय पर सही डिसीजन लो। सुन त्जू का 7वां चैप्टर हमें यही सिखाता है कि मनूवरिंग की कला से युद्ध जीता जाता है। सही टाइम, सही जगह, सही कदम। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। क्या आप सही समय पर सही डिसीजंस ले पा रहे हैं? क्या आप अपने कंपटीशन को कंफ्यूज रख पा रहे हैं? क्या आप हर कदम के फायदे नुकसान को समझते हैं? चैप्टर 8 वेरिएशन इन टैक्टिक्स, रणनीति में बदलाव। 8वें चैप्टर में सुन त्जू बात करते हैं टैक्टिक्स में वेरिएशन की। वो कहते हैं युद्ध में हर सिचुएशन अलग होती है, एक ही टैक्टिक हर जगह काम नहीं करती। इसलिए अपनी टैक्टिक्स को सिचुएशन के हिसाब से बदलो, यानी फ्लेक्सिबल रहो। एक ही तरीके से मत अटके रहो, हालात के हिसाब से बदलो। 5 खतरे। सुन त्जू 5 खतरों के बारे में बताते हैं जो एक जनरल को हो सकते हैं। पहला, लापरवाही, बिना सोचे अटैक करना। दूसरा, कायरता, अटैक से डरना। तीसरा, गुस्सा, इमोशन में आकर फैसले लेना। चौथा, अहंकार, अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा भरोसा। 5वां, कमजोरी, सैनिकों की परवाह करना। ये 5 चीजें एक जनरल के लिए खतरनाक हैं, इनसे बचो। सिचुएशन के हिसाब से बदलो। सुन त्जू कहते हैं पानी का कोई शक्ल नहीं होती, वो जैसे बहता है वैसे बहता है। युद्ध भी ऐसा ही है, तुम्हें सिचुएशन के हिसाब से बदलना होगा। अगर दुश्मन मजबूत है तो डिफेंस करो, अगर दुश्मन कमजोर है तो अटैक करो, अगर दुश्मन थका है तो उसे और थकाओ, अगर दुश्मन भूखा है तो उसे और भूखा रखो। मॉडर्न एप्लीकेशन। बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। जो कंपनीज बदलती मार्केट कंडीशंस के हिसाब से नहीं बदलती वो खत्म हो जाती हैं। कोडाक ने डिजिटल कैमरा का आविष्कार किया पर उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि वो फिल्म बिजनेस में थे। आज कोडाक का कोई नाम नहीं। नोकिया ने स्मार्टफोन्स को इग्नोर किया क्योंकि वो अपने बेसिक फोन्स में हैप्पी थे। आज नोकिया का क्या हाल है? ब्लॉकबस्टर ने स्ट्रीमिंग को इग्नोर किया, नेटफ्लिक्स ने उन्हें खत्म कर दिया।
जो बदलता है वो बचता है, जो नहीं बदलता वो मिट जाता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट, हमारे यहां भी यही होता है। महाराणा प्रताप ने सिचुएशन के हिसाब से टैक्टिक्स बदली, कभी खुलकर लड़े, कभी गुरिल्ला वॉरफेयर की, कभी जंगलों में छिपे, कभी पहाड़ों पर चले गए। आज के बिजनेस में भी देखो, रिलायंस ने खुद को टेलीकॉम से रिटेल तक बदला। उन्होंने अपनी टैक्टिक्स सिचुएशन के हिसाब से बदली और आज इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस हैं। प्रैक्टिकल टिप्स, एक ही टैक्टिक पर मत अटके रहो, सिचुएशन के हिसाब से बदलो, नई चीजें ट्राई करो, नई स्ट्रैटेजीज अपनाओ। जो काम नहीं कर रहा उसे छोड़ो, जो काम कर रहा है उसे और करो। 5 खतरों से बचो: लापरवाही, कायरता, गुस्सा, अहंकार, कमजोरी। सुन्जू का 8वां चैप्टर हमें यही सिखाता है। हालात के हिसाब से बदलो, फ्लेक्सिबल रहो। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, क्या आप सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज बदल पाते हैं? क्या आप उन 5 खतरों से बच पा रहे हैं? क्या आप नई चीजें ट्राई करने को तैयार हैं? चैप्टर 9, द आर्मी ऑन द मार्च, सेना का प्रस्थान। 9वें चैप्टर में सुन्जू बात करते हैं सेना को मार्च कराने के बारे में। वो कहते हैं जब सेना आगे बढ़ रही हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन। वो बताते हैं कि कैसे सेना को मूव कराना चाहिए, कैसे कैंप लगाना चाहिए, कैसे दुश्मन की हरकतों को समझना चाहिए। दुश्मन की हरकतों को समझना, सुन्जू कहते हैं दुश्मन की हरकतों को देखो, उनसे पता चलता है कि वो क्या करने वाला है। अगर दुश्मन शांत है तो वो कॉन्फिडेंट है, अगर दुश्मन आगे बढ़ रहा है तो वो अटैक करने वाला है, अगर दुश्मन पीछे हट रहा है तो वो ट्रैप बिछा रहा है, अगर दुश्मन में अफरा तफरी है तो वो कमजोर है। ये सब साइंस हैं जिनसे तुम समझ सकते हो कि दुश्मन क्या करने वाला है। डिसिप्लिन का महत्व, सुन्जू कहते हैं जो सेना डिसिप्लिन्ड होती है वो जीतती है, जो नहीं होती वो हारती है। डिसिप्लिन का मतलब है हर सैनिक अपनी जगह जानता है, अपना काम जानता है, उसे हर कमांड पता है, वो बिना कंफ्यूजन के काम करता है। मॉडर्न एप्लीकेशन, बिजनेस में डिसिप्लिन का मतलब है प्रोसेसेस और सिस्टम्स। जो कंपनीज अपने प्रोसेसेस को ठीक से फॉलो करती हैं वो सक्सेसफुल होती हैं, जो नहीं करती वो फेल हो जाती हैं। मैकडॉनल्ड्स दुनिया भर में एक जैसा बर्गर कैसे सर्व करता है? डिसिप्लिन से। उनके पास प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स हैं, हर कर्मचारी जानता है कि उसे क्या करना है। Amazon का फुलफिलमेंट सेंटर इतनी एफिशिएंसी से कैसे चलता है? डिसिप्लिन से। उनके पास सिस्टम्स हैं और वो उन्हें परफेक्टली फॉलो करते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट, हमारे यहां भी डिसिप्लिन के कितने एग्जाम्पल्स हैं। महिंद्रा ग्रुप ने अपने प्रोसेसेस को इतना डिसिप्लिन बनाया कि आज दुनिया भर में फैला है। टाटा समूह अपनी एथिक्स और डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि 150 साल से चल रहा है। प्रैक्टिकल टिप्स, अपने काम में डिसिप्लिन लाओ। हर दिन एक ही टाइम पर उठो, एक ही टाइम पर काम शुरू करो। अपनी टीम में डिसिप्लिन लाओ, सबको पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। दुश्मन की हरकतों को समझो, उनसे पता चलता है कि वो क्या करने वाला है। प्रोसेसेस बनाओ और उन्हें फॉलो करो। जो काम नहीं कर रहा उसे सुधारो। सुन्जू का 9वां चैप्टर हमें यही सिखाता है कि डिसिप्लिन और ऑब्जर्वेशन से युद्ध जीता जाता है। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, आपके काम में कितना डिसिप्लिन है? क्या आप अपने कंपटीशन की हरकतों को समझ पाते हैं? क्या आपके प्रोसेसेस सही हैं? 10वें चैप्टर में सुन्जू बात करते हैं टेरेन के बारे में, यानी जमीन की। वो कहते हैं जमीन को समझो, युद्ध जीतो। वो 6 तरह की जमीन बताते हैं। पहला, एक्सेसिबल टेरेन, जहां से आसानी से जा सकते हो। यहां पहले पहुंचो, फायदा तुम्हारा। दूसरा, एंटैंगलिंग टेरेन, जहां से जाना मुश्किल हो। यहां अगर दुश्मन पहले पहुंच गया तो मत जाओ, अगर तुम पहले पहुंच गए तो उसे बुलाओ। तीसरा, टेम्पोराइजिंग टेरेन, जहां से जाना ना मुश्किल ना आसान। यहां अगर दुश्मन भी है तो उस पर अटैक मत करो, इंतजार करो। चौथा, नैरो पासेस, तंग रास्ते, यहां पहले पहुंचो और मजबूती से डट जाओ। पांचवा, प्रिसिपिटस हाइट्स, ऊंची जगह, यहां पहले पहुंचो और ऊपर से अटैक करो। छठा, पोजिशंस फार फ्रॉम द एनिमी, दुश्मन से दूर, यहां अगर दोनों की ताकत बराबर है तो लड़ना मुश्किल है। टेरेन को समझना, सुन्जू कहते हैं जो जनरल टेरेन को नहीं समझता वो हारता है, जो समझता है वो जीतता है।
हर जगह की अपनी विशेषता होती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कहां अटैक करना है, कहां डिफेंस करना है, कहां रुकना है, कहां आगे बढ़ना है। मॉडर्न एप्लीकेशन। बिजनेस में टेरेन का मतलब है मार्केट और इंडस्ट्री की कंडीशंस। कोई बिजनेस शुरू करने से पहले तुम्हें मार्केट को समझना होगा। मार्केट कैसा है, कंपटीशन कितना है, कस्टमर्स कहां हैं, डिमांड कितनी है। Amazon ने ई कॉमर्स के टेरेन को समझा। उन्होंने देखा कि ऑनलाइन शॉपिंग का मार्केट बढ़ रहा है। उन्होंने सही टाइम पर सही जगह इन्वेस्टमेंट की। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार्स के टेरेन को समझा। उन्होंने देखा कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स का है। उन्होंने उस टेरेन पर कब्जा किया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हमारे यहां भी टेरेन को समझने के कितने एग्जाम्पल्स हैं। महाराणा प्रताप ने पहाड़ियों के टेरेन को समझा, इसलिए उन्होंने वहां डिफेंस की, मैदान में नहीं उतरे। चाणक्य ने राजनीति के टेरेन को समझा। उन्होंने देखा कि जनता नंदों से नाराज है, इसलिए उन्होंने जनता को साथ लिया। आज के बिजनेस में भी देखो, रिलायंस जियो ने टेलीकॉम के टेरेन को समझा। उन्होंने देखा कि लोग चीप एटा चाहते हैं, उन्होंने वही दिया। प्रैक्टिकल टिप्स। जिस मार्केट में हो उसे पूरी तरह समझो। कंपटीशन को समझो, वो कहां मजबूत है, कहां कमजोर। कस्टमर्स को समझो, वो क्या चाहते हैं। इंडस्ट्री ट्रेंड्स को समझो, कहां जा रहा है मार्केट। सही जगह सही टाइम पर कदम रखो। सुन त्सू का 10वां चैप्टर हमें यही सिखाता है। टेरेन को समझो, युद्ध जीतो। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। क्या आप अपने मार्केट को पूरी तरह समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके कंपटीशन की ताकत और कमजोरी क्या है? क्या आप सही जगह पर खड़े हैं? चैप्टर 11, 9 स्थितियां, 9 सिचुएशंस। 11वें चैप्टर में sun tzu 9 तरह की सिचुएशंस बताते हैं जो युद्ध में आ सकती हैं। हर सिचुएशन के लिए उनके पास स्ट्रैटेजी है। 9 स्थितियां। 1. डिस्पर्सिव ग्राउंड, अपने इलाके में लड़ना। यहां सैनिक भाग सकते हैं, इसलिए एकता बनाए रखो। 2. फेसाइल ग्राउंड, दुश्मन के इलाके में पर डीप नहीं, यहां रुको मत, आगे बढ़ो। 3. कंटेंशियस ग्राउंड, जिस जगह पर दोनों का कब्जा चाहिए, यहां पहले पहुंचो। 4. ओपन ग्राउंड, जहां से दोनों आ जा सकते हैं, यहां रास्ते बंद करो। 5. ग्राउंड ऑफ इंटरसेक्टिंग हाईवेज, जहां से कई रास्ते जाते हैं, यहां अलायंसेस बनाओ। 6. सीरियस ग्राउंड, डीप में दुश्मन के इलाके में, यहां रिसोर्सेज जमा करो। 7. डिफिकल्ट ग्राउंड, मुश्किल जगह, यहां तेजी से आगे बढ़ो। 8. हेम्ड इन ग्राउंड, फंसी हुई जगह, यहां स्ट्रैटेजी से काम लो। 9. डेस्परेट ग्राउंड, जहां से भागना नामुमकिन, यहां आखिरी दम तक लड़ो। हर सिचुएशन के लिए अलग स्ट्रैटेजी। sun tzu कहते हैं, हर सिचुएशन के लिए अलग स्ट्रैटेजी चाहिए। जो ये नहीं समझता वो हारता है। यानी फ्लेक्सिबल रहो, एक ही तरीके से मत अटके रहो, हालात के हिसाब से बदलो। मॉडर्न एप्लीकेशन। बिजनेस में भी कई तरह की सिचुएशंस आती हैं। जब मार्केट ग्रोइंग हो तो इन्वेस्ट करो, जब मार्केट स्लो हो तो कॉस्ट कट करो, जब कंपटीशन बढ़े तो डिफरेंशिएट करो, जब क्राइसिस आए तो सरवाइव करो। हर सिचुएशन के लिए अलग स्ट्रैटेजी चाहिए। कोविड के टाइम में कितने बिजनेसेस ने खुद को बदला? रेस्टोरेंट्स ने डिलीवरी शुरू की, जिम ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, जो नहीं बदले वो बंद हो गए। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हमारे यहां भी सिचुएशंस के हिसाब से बदलने के कितने एग्जाम्पल्स हैं। महाराणा प्रताप ने अलग अलग सिचुएशंस में अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई। चाणक्य ने भी हर सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रैटेजी बदली, कभी डिप्लोमेसी, कभी वॉर, कभी डिसेप्शन। आज के बिजनेस में भी देखो, रिलायंस ने हर सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदला, टेलीकॉम से रिटेल तक, पेट्रोकेमिकल से डिजिटल तक। प्रैक्टिकल टिप्स। हर सिचुएशन के लिए तैयार रहो, फ्लेक्सिबल रहो, एक ही तरीके पर मत अटके रहो, हालात के हिसाब से स्ट्रैटेजी बदलो। जो काम नहीं कर रहा उसे छोड़ो, नई चीजें ट्राई करो। sun tzu का 11वां चैप्टर हमें यही सिखाता है कि हर सिचुएशन के लिए अलग स्ट्रैटेजी चाहिए। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। क्या आप अलग अलग सिचुएशंस में अलग स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं? क्या आप फ्लेक्सिबल हैं? क्या आप हालात के हिसाब से बदल पाते हैं? चैप्टर 12, अटैकिंग विथ फायर, आग से हमला। 12वें चैप्टर में sun tzu बात करते हैं आग से हमला करने के बारे में। वो कहते हैं, आग से हमला करना बहुत इफेक्टिव है पर बहुत खतरनाक भी, इसलिए सोच समझकर यूज करो।
वो 5 तरह के फायर अटैक्स बताते हैं। जलाकर लोगों को मारना, जलाकर सप्लाईज खत्म करना, जलाकर इक्विपमेंट नष्ट करना, जलाकर वेयरहाउसेस जलाना, जलाकर वेपन्स नष्ट करना। आग का समय। सुन त्सू जरते हैं, आग से हमला करने का सही समय चुनो। बहुत गर्मी में जब हवा तेज हो तब अटैक करो। उनका कहना है कि आग से हमला करना आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, जब और कोई तरीका न हो तब यूज करो। मॉडर्न एप्लीकेशन। बिजनेस में फायर अटैक का मतलब है अग्रेसिव स्ट्रैटेजी। जब कोई कंपनी प्राइस वॉर शुरू करती है तो ये फायर अटैक है। जब कोई कंपनी नेगेटिव एडवर्टाइजिंग करती है तो ये फायर अटैक है। लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है। प्राइस वॉर में दोनों का नुकसान होता है। नेगेटिव एडवर्टाइजिंग से ब्रांड इमेज खराब होता है। इसलिए सुन त्सू कहते हैं, सोच समझकर यूज करो। उबर और ओला की लड़ाई। उबर और ओला के बीच प्राइस वॉर चली। दोनों ने रेट्स कम किए, दोनों को नुकसान हुआ। उबर ने बिलियंस डॉलर्स लॉस किए, ओला ने भी लॉस किया। आखिर में दोनों ने रेट्स बढ़ाए। यही फायर अटैक है। कभी कभी जरूरी होता है पर बहुत खतरनाक। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हमारे यहां भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। रिलायंस जियो ने जब फ्री डेटा देना शुरू किया तो ये फायर अटैक था। दूसरी कंपनीज को भारी नुकसान हुआ। एयरटेल, वोडाफोन, सबको रेट्स कम करने पड़े, पर जियो को भी नुकसान हुआ। उन्होंने बिलियंस इन्वेस्ट किए। आखिर में सबको फायदा हुआ, पर बीच में बहुत नुकसान झेलना पड़ा। प्रैक्टिकल टिप्स। आखिरी ऑप्शन के तौर पर अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज यूज करो। सोच समझकर अटैक करो। समय का ध्यान रखो। सही टाइम पर अटैक करो। जोखिम को समझो। अगर यूज करना ही है तो पूरी तैयारी के साथ करो। सुन त्सू का 12वां चैप्टर हमें यही सिखाता है, आग से हमला करना बहुत इफेक्टिव है, पर बहुत खतरनाक भी। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। क्या आप अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं? क्या आप उनके जोखिम को समझते हैं? क्या आप सही समय पर सही अटैक कर पाते हैं? चैप्टर 13 द यूज ऑफ स्पाइज, जासूसों का उपयोग। 13वें और आखिरी चैप्टर में सुन त्सू बात करते हैं स्पाइस के बारे में। वो कहते हैं, युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन लाने का सबसे अच्छा तरीका है स्पाइस। वो 5 तरह के स्पाइस बताते हैं। 1. लोकल स्पाइस, लोकल लोग जो दुश्मन के बारे में जानकारी देते हैं। 2. इनसाइड स्पाइस, दुश्मन के अंदर के लोग। 3. डबल स्पाइस, दुश्मन के स्पाइस जो हमारे लिए काम करते हैं। 4. डूम्ड स्पाइस, जिन्हें हम गलत जानकारी देकर दुश्मन के पास भेजते हैं। 5. सर्वाइविंग स्पाइस, जो जानकारी लेकर वापस आते हैं। इंफॉर्मेशन का महत्व। सुन त्सू कहते हैं, जो जनरल पहले से जान लेता है कि दुश्मन क्या करने वाला है, वो जीतता है। और ये जानकारी स्पिरिट से नहीं, लक से नहीं, बल्कि स्पाइस से आती है। यानी इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा वेपन है। अगर तुम्हें पता है कि दुश्मन क्या करने वाला है तो तुम उसे हरा सकते हो। मॉडर्न एप्लीकेशन। बिजनेस में इंफॉर्मेशन का मतलब है मार्केट रिसर्च, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, कस्टमर फीडबैक। जो कंपनीज अपने कस्टमर्स को समझती हैं वो सक्सेसफुल होती हैं। जो अपने कंपटीशन को समझती हैं वो आगे रहती हैं। एप्पल हमेशा अपने कस्टमर्स को समझता है, इसलिए उनके प्रोडक्ट्स उतने सक्सेसफुल होते हैं। Amazon अपने कस्टमर्स की हर मूवमेंट ट्रैक करता है, इसलिए वो जानता है कि उन्हें क्या चाहिए। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। चाणक्य इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। उनके पास पूरे एम्पायर में जासूसों का नेटवर्क था। उन्हें पता रहता था कि कहां क्या हो रहा है। आज के बिजनेस में भी कंपनीज मार्केट रिसर्च पर मिलियंस खर्च करती हैं। वो जानना चाहती हैं कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं, कंपटीशन क्या कर रहा है। प्रैक्टिकल टिप्स। अपने मार्केट को समझो, रिसर्च करो, डेटा कलेक्ट करो। अपने कंपटीशन को समझो, उनकी हरकतों पर नजर रखो। अपने कस्टमर्स को समझो, उनसे बात करो, उनकी फीडबैक लो। जानकारी को सही तरीके से यूज करो। जानकारी के बिना कोई बड़ा डिसीजन मत लो। सुन त्सू का 13वां चैप्टर हमें यही सिखाता है, इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा वेपन है, उसे सही तरीके से यूज करो। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। क्या आप अपने मार्केट को समझते हैं? क्या आप अपने कंपटीशन को समझते हैं? क्या आप इंफॉर्मेशन को सही तरीके से यूज करते हैं? चैप्टर 14 कंक्लूजन, sun tzu की सीख। दोस्तों, हमने sun tzu के 13 चैप्टर्स को विस्तार से समझा। अब उनकी सबसे इंपॉर्टेंट सीखों को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। नंबर 1, प्लानिंग इज एवरीथिंग। पहला चैप्टर हमें सिखाता है, बिना प्लानिंग के युद्ध में मत उतरो। पहले ठीक से प्लान करो, फिर एक्शन लो। हर कदम सोच समझकर उठाओ। नंबर 2, स्पीड मैटर्स। दूसरा चैप्टर सिखाता है, युद्ध को लंबा मत खींचो, तेजी से जीतो। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, समय लिमिटेड होता है। नंबर 3, विन विदाउट फाइटिंग।
तीसरा चैप्टर सिखाता है सबसे अच्छी जीत वो है जो बिना लड़े मिले। स्ट्रैटेजी से काम लो, ताकत से नहीं। नंबर 4, पोजीशन योरसेल्फ वेल। चौथा चैप्टर सिखाता है पहले खुद को अजेय बनाओ, फिर दुश्मन की कमजोरी का इंतजार करो। अपनी नींव मजबूत करो। नंबर 5, क्रिएट मोमेंटम। पांचवा चैप्टर सिखाता है मोमेंटम और एनर्जी से युद्ध जीता जाता है, ऑर्गेनाइजेशन और सरप्राइज से। नंबर 6, अटैक वीकनेसेस। छठा चैप्टर सिखाता है दुश्मन की कमजोरी पर हमला करो, अपनी कमजोरी छुपाओ। नंबर 7, मैन्यूवर स्किलफुली। सातवां चैप्टर सिखाता है मैन्यूवरिंग की कला से युद्ध जीता जाता है, सही टाइम, सही जगह, सही कदम। नंबर 8, बी फ्लेक्सिबल। आठवां चैप्टर सिखाता है हालात के हिसाब से बदलो, फ्लेक्सिबल रहो, एक ही टैक्टिक पर मत अटको। नंबर 9, मेंटेन डिसिप्लिन। नौवां चैप्टर सिखाता है डिसिप्लिन और ऑब्जर्वेशन से युद्ध जीता जाता है। नंबर 10, अंडरस्टैंड योर टेरेन। 10वां चैप्टर सिखाता है टेरेन को समझो, युद्ध जीतो, अपने मार्केट को समझो। नंबर 11, अडैप्ट टू सिचुएशंस। 11वां चैप्टर सिखाता है हर सिचुएशन के लिए अलग स्ट्रैटेजी चाहिए, फ्लेक्सिबल रहो। नंबर 12, यूज अग्रेसिव टैक्टिक्स वाइजली। 12वां चैप्टर सिखाता है आग से हमला करना बहुत इफेक्टिव है पर बहुत खतरनाक भी, सोच समझकर यूज करो। नंबर 13, इंफॉर्मेशन इज पावर। 13वां चैप्टर सिखाता है इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा वेपन है, उसे सही तरीके से यूज करो। तो दोस्तों, आज के समय में चाहे तुम बिजनेस में हो, करियर में हो या पर्सनल लाइफ में, सन त्जू की ये स्ट्रैटेजीज हर जगह काम आती हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स में दुश्मन की कमजोरी समझो, अपनी कमजोरी छुपाओ। बिजनेस कंपटीशन में बिना लड़े जीतने की कोशिश करो, सीधी लड़ाई से बचो। करियर में अपनी नींव मजबूत करो, सही टाइम पर सही कदम उठाओ। पर्सनल लाइफ में पेशेंस रखो, सही मौके का इंतजार करो। अंतिम संदेश, सन त्जू की ये किताब सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं है, ये जिंदगी के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि कैसे सोच समझकर कदम उठाएं, कैसे स्ट्रैटेजी से काम लें, कैसे हर सिचुएशन में जीत हासिल करें। 2500 साल पहले लिखी गई ये किताब आज भी उतनी ही फ्रेश और पावरफुल है, क्योंकि मानव स्वभाव नहीं बदला, कंपटीशन नहीं बदला, जीतने की चाह नहीं बदली। तो दोस्तों, सन त्जू की इन स्ट्रैटेजीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करो और हर जंग जीतो। धन्यवाद। दोस्तों, हम आ गए हैं इस सफर के अंत में। सन त्जू की द आर्ट ऑफ वॉर से हमने सीखा कि 2500 साल पुरानी ये रणनीतियां आज भी कितनी प्रासंगिक हैं। हमने सीखा प्लानिंग का महत्व, स्पीड का महत्व, बिना लड़े जीतने की कला, पोजीशनिंग, मोमेंटम, कमजोरियों पर हमला, मनूवरिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, टेरेन को समझना, सिचुएशंस के हिसाब से बदलना और इंफॉर्मेशन की ताकत। हमने देखा कैसे ये स्ट्रैटेजीज बिजनेस में, करियर में, ऑफिस पॉलिटिक्स में और पर्सनल लाइफ में काम आती हैं। अब ये सब आप पर डिपेंड करता है। सन त्जू ने नॉलेज दे दिया, अब आपको उसे एक्शन में बदलना है। याद रखिए, नॉलेज पावर नहीं है, एग्जीक्यूशन पावर है। सिर्फ जानना काफी नहीं, करना भी जरूरी है। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, खासकर उनके साथ जो बिजनेस में हैं या कंपटीशन से जूझ रहे हैं या ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसे हैं। स्टोरीज ऑफ जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग स्टोरीज आप तक आती रहें। हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपकी लाइफ की सबसे बड़ी जंग क्या है और आप कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे पहले अप्लाई करोगे। धन्यवाद दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक सन त्जू की स्ट्रैटेजीज को याद रखो और हर